हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशंस है वो भी अच्छे से चल रही होगी। तो हमारा अभी जो टॉपिक है वो सेल बायोलॉजी का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से लिया गया है। ये जो टॉपिक है हमारे कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो है हमारे नेट, गेट, बार, टीबीटी, आईसीएमआर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमएससी, बीएससी, नीट और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमने क्या देखा था सेल में, पूरा सेल के बारे में देखा था, उसके आउटर स्ट्रक्चर कैसी होती है, सेल के कौन कौन से ऑर्गेनेलिज होते हैं, मतलब सेल के जो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले सेल वॉल, जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। फिर उसके बाद देखा था हमने, ये था सेल वॉल। फिर उसके बाद देखा था हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने देखा था कि क्या क्या होता है, क्या क्या इसके स्ट्रक्चर किस किस कंपोनेंट की बनी होती है, लिपिड की, प्रोटीन की, ग्लाइकोलिपिड की, ये सब हमने देख लिया था। अब हम ये देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट होता है। एक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो चीज आज हम जो है इस क्लास में देखेंगे। ये देखो, हमने देख लिया था लास्ट क्लास में, हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो ग्लाइकोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड से मिलकर बनी होती है, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन विथ कार्बोहाइड्रेट्स से जो मिलकर बनी होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। फिर उसके बाद हमने देखा था कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पर कुछ चैनल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वर्क करता है। फिर इसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो कि हमारे मेम्ब्रेन की जो स्टेबिलिटी है उसे बनाए रखता है या फिर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो ये थी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर। अब इसमें देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हमारे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसके लिए मैंने आपको अभी बताया था मैक्रोमोलिक्यूल्स का भी ट्रांसफर होता है, या जो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं उनका भी ट्रांसपोर्ट होता है हमारे मेम्ब्रेन के थ्रू। तो स्ट्रक्चर बनाऊं मैं सेल की, तो ये है हमारी एनिमल सॉरी प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में जो आउटर लेयर होती है वो होती है हमारी सेल वॉल। उसके बाद होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड बाइलेयर की ये बनी होती है। ये चीज अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। तो यहाँ हम देखिए ट्रांसपोर्ट में, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। जो मैं आपको कब से बता रही हूँ कि इसका जो मेन फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो होता है मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाना अपने अंदर से आर पार। The membrane is selectively permeable of some molecules present on either side of it. फिर हम many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called as passive transport. तो passive transport क्या होता है, ऐसा transport जिसमें हमें क्या करना होता है, जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉस करवाने के लिए किसी भी प्रकार की एनर्जी की नीड नहीं होती है। सिंपली मॉलिक्यूल जो होता है ऐसे कैसे चला जाता है, उसको हमें मतलब यहाँ से उस पार पहुंचाने के लिए किसी भी प्रकार की एनर्जी या फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। वो होता है हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब है न्यूट्रली सॉल्यूट कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये देखो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। अब इसके अंदर क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा वर्क करता है। तो हम इस तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए ये हम बना देते हैं। यहाँ क्या होता है, हाई, यहाँ हम मान लेते हैं हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ क्या है, लो कंसंट्रेशन। ये जो एरो है आप इसको देखना, यहाँ है लो कंसंट्रेशन, इस तरह से। तो यहाँ क्या होता है, हमारे सिंपल डिफ्यूजन में या पैसिव ट्रांसपोर्ट में या एनर्जी रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती, क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन मतलब यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है उनका नंबर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई प्रेजेंट होता है। तो यहाँ जितना ज्यादा नंबर प्रेजेंट होगा, इस तरह से मॉलिक्यूल अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या है, इस तरह से मूवमेंट करते हैं। ये लो, तो यहाँ क्या हमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर बेस्ड होकर के हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर वाटर कैन आल्सो मूव
across this membrane from higher to lower concentration. Movement of water by diffusion is called as osmosis. osmosis क्या होता है? ये वाटर के रेस्पेक्ट में होता है। इसमें क्या होता है, वाटर का जो मूवमेंट होता है वो भी क्या होता है, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। ये चीज आपको पता होगी कि जो मूवमेंट होता है हमारे मॉलिक्यूल्स का पैसिव में, उसमें क्या होता है, ये अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, जिसके लिए हमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं उस तरफ क्या होता है, इनका जो नंबर होता है या कंसंट्रेशन जो होती है वो हाई होती है। अब कोई भी चीज हाई से लो की तरफ इजीली मूव कर सकती है, लेकिन एक्टिव में क्या होता है, मॉलिक्यूल अपनी लोअर कंसंट्रेशन, कोई चीज बहुत कम है उसको हम वापस से और दूसरी मेम्ब्रेन के उस पार पहुंचाना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें क्या कुछ फोर्स या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी कम है उस तरफ, तो उसको हायर कंसंट्रेशन की ओर जाने के लिए क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर एज द polar molecules कैन नॉट पास थ्रू द नॉन polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane। तो यहाँ क्या बोला गया है, जैसे कुछ पॉलर मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है जो चार्ज मॉलिक्यूल होता है। अब चार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर जो होती है उसको नॉर्मली क्रॉस नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी उनको क्या है, कुछ कैरियर प्रोटीन्स की या फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि पोलर जो चीज हो जाती है वो अपने आप में चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है, तो उनको भी ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या फिर कुछ कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके थ्रू क्या होती है, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। नाउ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट दियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम अगेंस्ट बोलते हैं, और हमारे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हम बोलते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये देखो, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये वर्ड याद रखना, और अगेंस्ट दियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये दोनों चीज क्या है, एक्टिव और पैसिव के लिए वर्ड यूज में होता है। अगेंस्ट मतलब अपनी कंसंट्रेशन से अगेंस्ट जाना, मतलब हायर लोअर से हायर की ओर, दैट इज फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, सच ए ट्रांसपोर्ट इन is an energy dependent process in the which ATP is utilized and called as active transport। तो यहाँ क्या बोला गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, यहाँ क्या होता है, जो आयंस और मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं वो होते हैं अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ क्या होता है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, इसके लिए इनको क्या है, कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो एनर्जी क्या है, हम एटीपी की फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है Na+K+ जो पंप होता है वो हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर फंक्शन करता है। अगर यहाँ मेम्ब्रेन, ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, लिपिड बाइलेयर की ये बनी होती है, इस तरह से मैंने ग्रेडियंट बनाया है। यहाँ क्या है, मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है यह हाई है, मतलब उनकी कंसंट्रेशन यहाँ क्या है, मॉलिक्यूल्स की हाई, और यहाँ क्या है, लोअर है। तो विजिबल होंगे मॉलिक्यूल्स, थोड़ा और डार्क बना देती हूँ मैं, ये देखो। तो यहाँ क्या है, मॉलिक्यूल्स ये है लोअर कंसंट्रेशन, और यहाँ है हायर कंसंट्रेशन। यहाँ क्या है, ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर, इस तरह से क्या है, हमारे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। तो इसके लिए क्या है, हमारे मॉलिक्यूल्स को एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पर नो एटीपी, ये होता है पैसिव और ये होता है हमारे एक्टिव। इन दोनों में यही डिफरेंस है कि ये अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर की ओर जाता है एक्टिव में, और एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि पैसिव में क्या होता है, ये अपने हायर से लोअर की ओर जाता है, यानी अलोन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसके लिए क्या होता है, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये दो टाइप के होते हैं। आगे इनके बारे में अच्छे से हम देखते हैं एक बार। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको मैंने सेल वॉल, ये है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, इस तरह से लिपिड बाइलेयर की हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसी के अंदर क्या है, ग्रेडियंट हमारे प्रेजेंट होता है। अगर मैं सेल की फॉर्म में बनाऊं इस तरह से, तो यहाँ है हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की, और यहाँ है लोअर कंसंट्रेशन। इसी तरह से हम दूसरा बनाए तो यहाँ है हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की, और यहाँ है लोअर कंसंट्रेशन। तो इस तरह से हायर से लोअर की ओर जाते हैं, यानी अलोन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये जा रहा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
इस तरह से। तो यहाँ अगेंस्ट हो गया, तो ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ये हो गया पैसिव। पैसिव में क्या है, नो एटीपी, और यहाँ होती है एटीपी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ये सिंपल डिफ्यूजन भी होता है। ऑस्मोसिस जो होता है हमारे वाटर के रेस्पेक्ट में हम लेते हैं, और डिफ्यूजन जो होता है हम सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में ये वर्ड यूज में लेते हैं। इनका मतलब कुछ नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, वाटर जो होता है वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या है, मूवमेंट करता है, नो एटीपी रिक्वायरमेंट। जबकि सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, ये हम वाटर के रेस्पेक्ट में ना लेकर के यहाँ हम सॉल्यूट जो होता है उसके रेस्पेक्ट में इस वर्ड को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ क्या होता है, ये जो सॉल्यूट होता है हाई सॉल्यूट टू लो सॉल्यूट की ओर क्या है, ये मूवमेंट करता है। मतलब इसमें भी क्या है, वाटर हमारे हाई ही होता है, सॉरी लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट मूवमेंट होता है। अब जहां लो सॉल्यूट होगा वहां क्या है, वाटर हमारे वही हाई हो जाएगा, वाटर हाई टू वाटर लो। बस इसमें यही डिफरेंस है। सॉल्यूट को हम जो बेस होता है वो बना करके इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं इस टर्म को। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी दूसरे जो कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं उनके थ्रू इसको फैसिलिटेट किया जाता है, कैरियर प्रोटीन के थ्रू इनको फैसिलिटेट करके क्या है हमारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये था इनके बारे में। अब हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में। अब डायग्राम वैसे मैंने समझा दिया आपको, एक बार हम पिक्चर्स के थ्रू भी समझते हैं। ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, यही वाटर के मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में अगर हम ले तो ये देखो यहाँ क्या है, वाटर, यहाँ मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं हम नॉर्मली। मॉलिक्यूल्स की यहाँ जो कंसंट्रेशन है वो है हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। तो हाई से ये लोग लो कंसंट्रेशन की ओर आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ क्या है, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ क्या है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये होता है हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट में। अब यहाँ क्या है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन। तो यहाँ क्या है, फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी कैरियर प्रोटीन या किसी और चीज के थ्रू क्या इनको फैसिलिटेट किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो यहाँ देखो ये हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या इसका जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ बीच में क्या है, एक कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है। ये क्या है, हमारे प्रोटीन। तो इस प्रोटीन के थ्रू क्या है ये फैसिलिटेट किया जा रहा है, उसके बाद इसका क्या हो रहा है, डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब एक्टिव में क्या है, ये अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाता है, तो उसके लिए क्या है, इनको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ आता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये हो गया हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो ये था हमारे जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे दो सिस्टम वर्क करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन हमारे क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है इस तरह से सेल की, तो इसके अंदर क्या है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू वर्क करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेकिन जो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है वो क्या है, हमारी मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हमारी जो मेम्ब्रेन में सिस्टम वर्क करता है तो वो होता है हमारे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, या एंडोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है हमारे यहाँ इस तरह से आता है, ये इस तरह से यहाँ पर बैठता है। जैसे ही यहाँ आता है तो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह से इन्वेजिनेट हो जाता है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स यहाँ आ जाता है। यहाँ जैसे ही आता है मेम्ब्रेन जहाँ यहाँ से टूटती है इस तरह से वापस जुड़ जाती है, सील ऑफ हो जाती है, और ये मॉलिक्यूल इस तरह से हमारे मेम्ब्रेन के अंदर आके बैठ जाता है। ये होता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर या एंडोसाइटोसिस में। यहाँ होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ क्या है, ये दो टाइप का होता है, एक होता है पिनोसाइटोसिस, एक होता है फैगोसाइटोसिस। पिनो का यानी पीना मतलब लिक्विड, ठीक है, इस मतलब याद करने के टर्म में मैं बता रही हूँ। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग या पीना, या वाटर के सेंस में आप इसको ले सकते हैं। फैगो यानी सेल ईटिंग। इस फैगो में क्या जो सॉलिड पार्टिकल होता है उनको इनगल्फ किया जाता है। तो इंजेक्शन ऑफ लिक्विड मटेरियल बाय प्लाज्मा
लीमा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स और बैग लाइक स्ट्रक्चर पिनोसोम्स इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। तो यहाँ क्या होता है, इस तरह से मॉलिक्यूल्स आते हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर बैठते हैं एंड इस तरह से वेसिकल्स में, ये इसको हम वेसिकल बोल सकते हैं, वेसिकल में पैक हो जाते हैं या फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर में ये पैक हो जाते हैं। इस तरह से हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर है फैगोसाइटोसिस में सेल इनिगेशन ऑफ सॉलिड कॉम्प्लेक्स मटेरियल बाय मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, फैगोसोम बोलते हैं, इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। फिर क्या है, ये था एंडोसाइटोसिस मतलब अंदर की ओर। अब है एक्सोसाइटोसिस। तो इसमें क्या होता है, इनगेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द, अब इसमें क्या है, ये वेसिकल्स के फॉर्म में हमारे सेल के अंदर आ गए एंडोसाइटोसिस प्रोसेस में। अब यही मॉलिक्यूल जब हमारे मेम्ब्रेन के आकर अटैच होता है, इस तरह से यहाँ पर आता है ये वापस से इस तरह से, और पूरा आउटसाइड चला जाता है। ये है हमारे वेस्ट मटेरियल को सेल के बाहर निकालने का प्रोसेस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो इस तरह से हमारे मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। तो ये था हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है हमारे सेल में कैसे वर्क करता है सेल मेम्ब्रेन में। और ये है सेल वॉल के बारे में मैंने आपको समझा दिया था, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करती है, कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चीज मैंने बता दिया था। एंड अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या है, हमारी जो सेल वॉल जो होती है अलग अलग टाइप की बनी हुई रहती है। फिर जो हमारी सेल वॉल जो होती है वो प्राइमरी वॉल की बनी होती है, सेकेंडरी वॉल, टर्शरी एंड मिडिल लैमिना की बनी हुई रहती है। ये चीज मैंने स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर कर दी थी। सेल वॉल वर्क ए फ्रेम और प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल। सेल के ऊपर क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी आउटर साइड क्या है हमारी, एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में क्या है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल क्या है प्रेजेंट रहती है। ये मैंने स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर कर दी थी। अब हम देखते हैं सेल वॉल में हमारी क्या है, किस किस मटेरियल से बनी रहती है। हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन आर सिंथेसाइज्ड इन प्लांट गोल्जी बॉडीज और डिक्टियोसोम्स। फॉर्मेशन ऑफ सेलुलोज अकर्स बाय सेल मेम्ब्रेन। अब हम देखते हैं जो प्लाज्मोडेस्माटा जो वर्ड होता है ये क्या होता है। ये क्या होता है, हमारी जो दो सेल्स होती है, इस तरह से अगर मैं सेल की स्ट्रक्चर बनाऊं तो दो सेल्स जो होती है प्लांट सेल, उनको कनेक्ट करने का काम जो होता है हमारी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही होता है। इस तरह से यहाँ एक प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है। तो यह क्या है, इसका जो नेम था वो किसने प्रपोज किया था, स्टार्सबर्गर ने 1901 में। दीज आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, हमारे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन देता है। देखो इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, इसमें भी। तो इन दोनों एडजेसेंट सेल जो होती है उसमें साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। फिर है प्लाज्मोडेस्माटा आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीसेलुलर प्लांट्स। ईआर ट्यूब्यूल्स, ईआर ट्यूब्यूल यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, डेस्मोट्यूब्यूल्स हेल्प टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म। फिर है द सेल वॉल एंड मिडिल लैमिना may be transferred by plasmodesmata which कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। यहाँ क्या होता है, हमारी जो दो सेल्स होती है आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्ट रहती है, तो वो रहती है हमारी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। फिर हमारे सेल वॉल के फंक्शंस वैसे हमने देख लिए थे, लेकिन एक बार थोड़ा सा और देख लो। ये क्या करता है, जो सेल होती है उसको क्या है, सेफ प्रोवाइड करवाता है, प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से, सेल टू सेल इंट्रैक्शंस करवाता है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ये चीज मैंने अभी समझाई है आपको, किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। और प्रोवाइड करवाता है बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है हमारी एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है, आपको पता है। लिपिड कंपोनेंट जो होता है हमारे मेम्ब्रेन में मेनली कंसिस्ट होता है ग्लिसराइड्स, जिसमें फोस्फोलिपिड्स होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन जो होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। ये चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही समझाई थी फर्स्ट लाइन में ही। फिर है हमारे एनिमल सेल। अनलाइक एनिमल सेल एवरी प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय पॉलीसैकेराइड सेल वॉल से, ठीक है, क्योंकि एनिमल सेल में क्या है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लाज्मोडेस्माटा अनेबल डायरेक्ट रेगुलेट करता है इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन नेबरिंग प्लांट सेल्स। इन द सेल मेम्ब्रेन non-polar tail of saturated and unsaturated hydrocarbons are protected from the aqueous environment। ये चीज मैंने आपको बताया था। जो टेल वाला पार्ट होता है हमारे, ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो ये क्या है, वाटर हीटिंग पार्ट होता है, नॉन पोलर। ये है टेल पार्ट। और हेड वाला पार्ट क्या होता है हमारे,
ये होता है पोलर, इस तरह से इसमें बताया है। तो यहाँ क्या होता है, जैसे ही वाटर एक्वस इन्वायरमेंट में जाते हैं तो पोलर पोलर पार्ट क्या है, इस तरह से एक ग्लाइकोसोम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। तो हमने सेल वॉल देख लिया, सेल मेम्ब्रेन देख लिया। अब जो सेल के अंदर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म होता है, एक बार इसको हम देखते हैं। जो टर्म है साइटोप्लाज्म की was given by Strasburger for the part of cells present between the nucleus and cell membrane. फिर है साइटोप्लाज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, साइटोसोल एंड ट्रोफोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, लिक्विड मैट्रिक्स होता है ऑफ साइटोप्लाज्म का एक्सेप्ट ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज को अगर हम निकाल देते हैं, उसके बाद जो हमारे जो एक्वस या मैट्रिक्स जो बचता है उसको हम बोलते हैं, लिक्विड मटेरियल जो बचता है उसको बोलते हैं साइटोसोल। ऑर्गेनेलिस को निकालने के बाद फिर है ट्रोफोप्लाज्म, पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म का ही पार्ट होता है, कंटेनिंग ऑर्गेनेलिस इसमें रहते हैं, एंड नॉन लिविंग इंक्लूजन्स न्यूरोप्लाज्म। ये था हमारे सेल के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सेल ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।